पिपलिया एक छोटा सा सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक खेत, और बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़, जिसके नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें करते, वक्त बिताते। अरे रामू, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। ठीक है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वह सभी लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर बाजार जाती, रास्ते में हंसी मजाक की बातें करती। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता। यहाँ रहता था एक संयुक्त परिवार, रामनाथ चौधरी का। रामनाथ जी के 3 बेटे थे, मनोज, राकेश और उनका सबसे छोटा बेटा था सुशील। तीनों की शादी हो चुकी थी। सब एक ही छत के नीचे रहते थे। पिताजी, हम अपने खेतों का मुआयना करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में लौट आएंगे। ठीक है, जाओ। सुशील और उसकी पत्नी बात कर रहे होते हैं। तभी दोनों भाई आकर कहते हैं, सुशील, हम खेतों का मुआयना करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मनोज और राकेश की पत्नी वहां आकर कहती है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम लोग अपने खेतों का मुआयना करने जा रहे हैं। इतना कहकर वह तीनों चले जाते हैं। तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाती और सब साथ बैठकर खाना खाते। सब लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मनोज की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम शहर जाकर रहने लगे? हमारा बेटा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा, हमें भी अच्छा जीवन मिलेगा। और अब बेटों को शहर की नौकरी का लालच सताने लगा। एक दिन मनोज ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, गांव में अब कुछ नहीं रखा। शहर में बच्चे पढ़ेंगे, हमें भी अच्छा जीवन मिलेगा। हम लोग शहर जाना चाहते रामनाथ हैं। जी चुप हो गए, पर उनकी आंखों में कुछ टूट गया था। अगली सुबह दोनों बेटे शहर के लिए निकल गए। सुशील बाबा, मैं यहीं रहूंगा। खेत है, घर है और आपकी छाया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुशील की बात सुनकर रामनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। शहर गए बेटों ने शुरुआत में खूब पैसे कमाए, पर धीरे धीरे शहर की भीड़ में वे रिश्तों को खो बैठे। मनोज का बेटा अंग्रेजी स्कूल तो गया, लेकिन दादी की कहानियां इधर गांव में सूखा पड़ा, लेकिन सुशील ने हार नहीं मानी। उसने नई तकनीक अपनाई, टपक सिंचाई, जैविक खेती और मोबाइल पर मंडी रेट देखना सीखा, और धीरे धीरे सुशील ने खूब तरक्की की। गांव के सभी लोग सुशील की खूब इज्जत करते थे। उसने खूब नाम कमाया। 5 साल बाद जब शहर की भागदौड़ और तनाव से परेशान होकर मनोज और राकेश गांव लौटे, तो उन्होंने देखा गांव में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सुशील के खेत हरियाए थे, गांव में मोबाइल टावर था, स्कूल में कंप्यूटर था। रामनाथ जी की आंखों में गर्व था। मनोज और राकेश को पछतावा होता है। गांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है। वहाँ रिश्ते बसते हैं, मिट्टी में अपनापन होता है और आकाश जितना बड़ा सपना पलता है। देखा बेटा, गांव अगर दिल से अपनाओ तो वो सब कुछ देता है। जड़ें, मिट्टी, अपनापन। घमंड का नतीजा। गांव में रामू और शंकर 2 अच्छे किसान थे, लेकिन दोनों की जिंदगी और सोच में बड़ा फर्क था। रामू मेहनत और ईमानदारी से अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन वह किसी भी समस्या से घबराता नहीं था। वहीं शंकर, जो एक बहुत अच्छा किसान था, लेकिन उसका घमंड और आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी मेहनत से ज्यादा अपने अहंकार पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। शंकर अक्सर गांव के लोगों से कहता, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही गांव के सारे खेतों को उपजाऊ बना सकता हूं। अगर मैं मेहनत करूं तो सारा गांव मुझे ही देखेगा। उसका यह घमंड धीरे धीरे गांव के बाकी लोगों के लिए एक चुनौती बन गया। लोग उसकी बातों से तंग आ चुके थे, लेकिन कोई भी उसे सीधे नहीं कहता था। वहीं रामू, जो शांत और ईमानदार था, अक्सर शंकर से कहता, घमंड से किसी का भला नहीं हुआ, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पर शंकर को लगता था कि वह सबसे बड़ा है,
और उसकी कोई बात नहीं मानेगा। उसने एक दिन रामू से मजाक करते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी मदद करने की बात करते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि मैं खुद ही दुनिया का सबसे अच्छा किसान हूं। तुम्हारी तरह दूसरों की मदद करने में कोई बात नहीं है। शंकर का घमंड बढ़ता चला गया और उसने अपने खेतों में काम करने की बजाय समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। वह सोचता, मेरे पास जो है वह किसी और के पास नहीं है, तो मुझे किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं। कुछ महीने बाद गांव में एक भारी तूफान आया। तूफान ने गांव के बहुत से खेतों को बर्बाद कर दिया। रामू का खेत भी इस तूफान से प्रभावित हुआ, लेकिन उसकी मेहनत और सही तरीके से रखरखाव करने के कारण उसकी फसलें उतनी बुरी तरह से नष्ट नहीं हुईं। वह जानता था कि किसी भी संकट में सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। वहीं शंकर ने तूफान के बाद अपने खेतों का मुआयना किया और देखा कि उसकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उसने घमंड में आकर किसी से मदद नहीं मांगी थी और अब उसकी स्थिति यह हो गई थी कि वह अकेला सब कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका घमंड अब उसकी कमजोरी बन चुका था। शंकर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सब कुछ खो चुका था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। गांव के लोग रामू की मदद से अपने खेतों को फिर से संभाल रहे थे। रामू ने शंकर को देखा और उसके पास गया। उसने शंकर से कहा, तुमने मुझे कई बार मजाक उड़ाया था, लेकिन आज अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घमंड से कुछ नहीं मिलता शंकर, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शंकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, तुम सही थे रामू, मैं इतना घमंडी हो गया था कि मुझे यह समझ में ही नहीं आया कि जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी मुसीबत का सामना करना मुश्किल होता है। अब मैं अपनी गलती सुधारने का प्रयास करूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं शंकर, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती स्वीकारता है और फिर सुधारने की कोशिश करता है। उस दिन के बाद शंकर ने अपने घमंड को छोड़ दिया और रामू से मिली मदद से अपने खेतों को फिर से सही किया। वह जान गया कि जीवन में असली ताकत दूसरों से घमंड करने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने और खुद को सुधारने में है। सीख, घमंड से आत्मविश्वास की बजाय केवल नुकसान होता है। हम जितना दूसरों के साथ सहयोग करेंगे उतना ही हम जीवन में गांव हरिहरपुर में रहते थे रामदयाल, एक सच्चे मेहनती किसान। उनके 2 बेटे थे, भीखू बड़ा और शंभू छोटा। रामदयाल जी ने अपने सीमित खेतों और बैल की मदद से दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। भीखू शुरू से ही चतुर और थोड़ा लालची था, वहीं शंभू सीधा सादा, मेहनती और भावुक स्वभाव का था। बचपन से ही भीखू अपने फायदे की सोचता, जबकि शंभू हर किसी की मदद करता। दोनों बेटा, खेत वो मंदिर है जहाँ पसीना पूजा बन जाता है। मेहनत से ही फसल मिलती है। भीखू कहता, पिताजी, कोई शॉर्टकट नहीं होता क्या? शंभू मुस्कुराकर कहता है, भैया, जो सीधा रास्ता चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। कुछ सालों बाद रामदयाल का देहांत हो गया। पिताजी ने ये जमीन का बंटवारा तय कर दिया था। मैं ये हिस्सा लूंगा और छोटा हिस्सा शंभू को दे देंगे। भैया, मुझे हिस्से से ज्यादा रिश्ते प्यारे हैं। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं। शंभू तो बहुत सीधा है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे कोई ठग ले। ठीक कह रहे हो। शंभू को जो थोड़ी सी जमीन मिली, उस पर वह खुद हल चलाता, बीज बोता और मेहनत से फसल उगाता। भीखू ने ज्यादा जमीन का फायदा उठाकर बिचौलियों से जुड़ाव बना लिया। उधार लेकर ट्रैक्टर खरीदा और धीरे धीरे गांव का सबसे बड़ा किसान और अमीर आदमी बन गया। बड़ी कोठी बनवाई, महंगी गाड़ी खरीदी। अब भीखू अपने ही भाई शंभू को नजरअंदाज करने लगा। कहता है, शंभू का घर साधारण मिट्टी का, कपड़े पुराने, लेकिन चेहरे पर संतोष, और पत्नी गोबर के कंडे बनाकर चूल्हा जलाती थी। शंभू गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और फसल का थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता था। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। भीखू की महंगी खेती को नुकसान हुआ क्योंकि वो ज्यादा इनपुट पर निर्भर था।
बैंक का कर्ज चढ़ गया। उसके ट्रैक्टर और गाड़ी जब्त होने लगे। वहीं शंभू ने पारंपरिक तरीके से हल चलाया, कम पानी में फसल उगाई। उसकी फसल तो थोड़ी थी, पर नुकसान नहीं हुआ। एक दिन भीखू शर्मिंदा होकर शंभू के दरवाजे पर आया, आंखों में आंसू लिए। भाई, अब समझ आया। धन से बड़ा भाईचारा और मेहनत का मूल्य है। भैया, दौलत से ज्यादा जरूरी है साथ और सच्चाई। अब दोनों भाई मिलकर खेती करते हैं। भीखू पहले से विनम्र हो गया है। गांव वाले अब शंभू की सादगी और धैर्य की मिसाल देते हैं। तन्वी मल्होत्रा, अमीर बाप की इकलौती बेटी, थोड़ी गुस्से वाली, तेज तर्रार लेकिन दिल की साफ। शांति देवी का बेटा राजू, गरीब परिवार से, होशियार लड़का, पढ़ाई के बाद एक एनजीओ में काम करता है, आत्मसम्मानी। एक कॉफी शॉप पर दोनों की मुलाकात होती है। दोनों की सोच अलग, बैकग्राउंड अलग, लेकिन बातचीत में तालमेल बहुत होता है। राजू अपने सिद्धांतों पर चलता है। एक दिन अन्वी पूछती है, तुम इतने सीधे सादे क्यों हो? अमीर बनने की चाहत नहीं? राजू, अमीर तो बन जाऊंगा, पर अगर इंसानियत खो दी तो सब कुछ खो बैठूंगा। अन्वी को ये जवाब बहुत भाता है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं और दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता। जब अन्वी अपने घर बताती है कि वो राजू से शादी करना चाहती है, तो मानो भूचाल आ जाता है। माँ, गुस्से में, एक गरीब लड़के से शादी? क्या सोच रही हो तुम? गरीबी जानती हो? अन्वी, वो गरीब नहीं है माँ, वो खुददार है, सच्चा है। राजू के घर भी चिंता होती है। शांति देवी, बेटा, उस दुनिया की लड़की हमारे घर की जिंदगी नहीं झेल पाएगी। राजू, माँ, वो पैसा नहीं देखती, इंसान देखती है। काफी बहसों और इमोशनल तूफानों के बाद जैसे तैसे दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अन्वी पहली बार राजू के छोटे से घर में कदम रखती है। घर में ना आग, ना वॉशिंग मशीन, ना नौकर। शांति देवी खुद खाना बनाती हैं। अन्वी धीरे से, ये कैसी जिंदगी है? पहले दिन से ही उसे तंग करने वाली चीजें मिलने लगती हैं। ना वॉशिंग मशीन, ना एसी, और खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा भी नहीं। खुद बर्तन धोना। शांति देवी हमेशा मुस्कुरा कर कहती हैं, बेटा, हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन बहुत सारा प्यार जरूर देंगे। कई दिनों तक राजू रात को लौटता है तो वो ताने देती है, तुम्हारे घर में तो कप भी टूटे हुए हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ जैसे किसी ड्रामा का हिस्सा बन गई हूँ। राजू बस शांत रहता है, वो जानता है वक्त ही बदल सकता है। एक दिन शांति देवी गिर जाती हैं और पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अब खाना, सफाई, दवाई, सबकी जिम्मेदारी अन्वी पर आती है। पहले तो उसे चिढ़ होती है, लेकिन धीरे धीरे माँ की मुस्कुराहट और तकलीफ झेलने की सहनशीलता उसे छूने लगती है। अन्वी सोचती है, माँ इतनी गरीबी परेशानी झेलती हैं, माँ ने कभी शिकायत नहीं की और मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हूँ। अब सब कुछ बदलने लगता है। अन्वी खुद खाना बनाती है, माँ को दवा देती हैं। शांति देवी भावुक होकर कहती हैं, बेटा, अब तू मेरी बहू नहीं। एक दिन अन्वी के माता पिता उसे अचानक देखने आते हैं, सोचते हैं बेटी रो रही होगी, लेकिन वे देखते हैं तन्वी बच्चों को पढ़ा रही होती है। मोहल्ले की बच्चियां उसे दीदी कहकर चिपकी हुई हैं और पूरा घर हंसी से गूंज रहा है। अन्वी के माता पिता ये देख